बिहार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं 5 से 11 सितंबर के बीच जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और जो खासकर बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और साथ साथ नेशनल न्यूज़ को भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ इंटरनेशनल को भी कवर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बिहार में होने वाले एग्जाम्स के लिए तो काफ़ी है ही, और कोई भी एग्जाम जो आप दे रहे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल थे उनको। पहला सवाल था कि जल जीवन हरियाली एक जो रैंकिंग जो तैयार की गई थी, नंबर 1 पे रहने वाला कौन सा जिला था? वो है उसमें गया। और गया, अमन शेखर ने रैंकिंग भी लिख रखा है गया का कि दैट इज 64.94 स्कोर के साथ वो टॉप पे रहा है ना। और सवाल नंबर 2 था कि देश का पहला स्मोक टावर कहाँ बनाया गया है? तो दिल्ली में बनाया गया है। याद रख भी सकते हैं आप, क्योंकि ये स्मोक टावर वहीं बनाया जाएगा जहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो। तो दिल्ली इज़ लाइक अ पॉल्यूशन कैपिटल माना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड में उस दिल्ली से ज़्यादा कोई कैपिटल इतना पॉल्यूटेड नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है, स्मोक टावर कहाँ लग रहा होगा? दिल्ली में लग रहा होगा। तो अमन शेखर ने सवालों के सही-सही जवाब दिए हैं। और मैंने कल वीडियो के बीच में पूछा था कि आर्टिकल 360 दैट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी जो इंडिया में लगाया जाता है, वो इंडिया में कितनी बार लगाया गया है? तो अमन शेखर ने लिखा है कि वो कभी नहीं लगाया गया है। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और स्टेट इमरजेंसी जो होता है वो जबकि लगाया गया है 3 बार। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को आप अगर आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ और भी मिलती रहेंगी। तो जो भी मैं पूछा पूछा करता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। बिहार में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पोटाश, निकेल और क्रोमियम कहाँ-कहाँ अभी भंडार उसका पाया गया है उसके बारे में, ठीक है? तो औरंगाबाद और गया में पोटाश को पाया गया है और रोहतास जिला में क्रोमियम और निकेल पाया गया है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे रोहतास जिला है, यहाँ पे औरंगाबाद है और ये गया है। तीनों एकदम पास पड़ोसी में ही है डिस्ट्रिक्ट, है ना? और इसके आस-पास जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप देख सकते हैं, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, रोहतास के आस-पास है। यहाँ पे अरवल भी है। और औरंगाबाद से टच कर रहा है रोहतास, अरवल और गया। वैसे ही गया से टच करता हुआ डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा एंड नवादा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और औरंगाबाद, गया ये दोनों मगध डिवीजन में पड़ता है, जबकि रोहतास जो है वो पटना डिवीजन में पड़ता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। पटना डिवीजन में कुल मिला के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और आपका मगध डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट है। वो आपको यहाँ पे पिंक कलर में दिख रहा होगा। तो इसकी पुष्टि करने वाले हैं प्रहलाद जोशी, जो कि केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं, है ना? और जो बिहार में खान मंत्री जो बिहार के हैं वो हैं जनक राम। इन्होंने इसको हरी झंडी दे दी है कि चलो भैया हम अब इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ खनन के बारे में न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सदानंद सिंह। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं इनका। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो एक्चुअली ये बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। ये 76 साल के हो चुके थे और इनकी बीमारी से मृत्यु हुई है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भागलपुर जिले से ये 9 बार विधायक रह चुके हैं, ठीक है? इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बिहार सरकार में ये सिंचाई के मंत्री भी रह चुके हैं। तो खासकर ऐसे एग्ज़ाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रिपल आईटी जो भागलपुर है, भागलपुर में एक ट्रिपल आईटी भी है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, पर ये बहुत अच्छा संस्थान माना जाता है। उसने 14 बीमारियों को पता करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ठीक है ना? जिसमें मेनली जो बीमारियां हैं वो है टीबी, अस्थमा, निमोनिया, सीओपीडी, लंग्स कैंसर। तो इसका इन सारों का पता आपको एक क्लिक से चल जाएगा। दैट इज सॉफ्टवेयर, वो एक सॉफ्टवेयर है। उससे इन सब चीज बीमारियों का पता चल जाता है। तो काफी ज्यादा अच्छा अचीवमेंट माना जाएगा ट्रिपल आईटी भागलपुर के द्वारा। अब वर्ल्ड ट्राइथेलोन कॉर्पोरेशन प्रतियोगिता, एक्चुअली ये एक प्रतियोगिता की जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रतियोगिता है। अभी अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में कराई गई है और इसके विनर भी रहे हैं सत्यम शंकर। ये 9वीं बार रहे हैं, ठीक है ना? और इन्होंने एक्चुअली, मैं पूरा बता दूं पहले डिटेल्स। तो एक्चुअली ये 3.8 किलोमीटर स्विमिंग कराया जाता है पहले, उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिलिंग कराई जाती है, फिर 42.1 किलोमीटर एक मैराथन भी होता है। तो इन सबको मिला के एक इवेंट तैयार किया जाता है जो कि ट्राइथेलोन के नाम से जाना जाता है। तो इसको सत्यम शंकर ने, जो कि भागलपुर के ही रहने वाले हैं, ठीक है, वो 13 घंटे 18 मिनट में पूरा किया है, ठीक है। तो और ये 9वीं बार किया है, इसलिए इनको आयरन मैन का खिताब दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार से रहे हैं और ये 9वीं बार जीत रहे हैं। नेक्स्ट है एनआरएफ एनआईआरएफ रैंकिंग। एक्चुअली दिस इज दी
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा तैयार किया गया है, NIRF रैंकिंग। इसमें ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसके हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान इसके मिनिस्टर हैं। ठीक है। इसमें पटना का स्थान है 51वां, और NIT पटना का है IIT पटना का है 51 और NIT पटना का है 72। और प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें टॉप करने वाला कौन सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये रैंकिंग में टॉप करने वाला कौन सा है यूनिवर्सिटी। तो प्लीज बताइएगा। वो भी मैं बता देता हूँ, हल्का सा हिंट देता हूँ, वो भी IIT ही है। तो टॉप किया है, उसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार के बारे में। तो ये हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट 1 कह लो। ठीक है, इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि अ, ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में। तो जैसे हमारा GDP होता है कंट्री का पूरा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही जो स्टेट का होता है उसको बोलते हैं GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये बिहार का जो है 10.5% था कांस्टेंट प्राइस के तौर पे। एक्चुअली भारत का जो ग्रोथ रेट था उससे काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक मैं बता देता हूँ, कांस्टेंट प्राइस डिस्कस किया जाता है कि एक बेस ईयर से। ठीक है, उसमें हम लोग यस यस उसमें हम लोग एक्चुअली कांस्टेंट प्राइस में हम लोग इन्फ्लेशन ऐड नहीं करते हैं। एक बेस ईयर होता है, उसमें ऐड करके चलते हैं, देख के चलते हैं वहां से। जबकि करंट प्राइस में आप करंट रेट देखोगे, अक्सर लिखा हुआ दिखेगा। तो करंट रेट में हम लोग हाल के जो अभी करंट में जो रेट चल रहा होता है विथ इन्फ्लेशन, उसको हम लोग देख के चलते हैं। ठीक है, तो देखा जाता है तो कांस्टेंट प्राइस के अनुसार, ठीक है ना, कांस्टेंट प्राइस के अनुसार जो कि बेस ईयर लिया गया है 2011-12 को, उसके अनुसार जो बिहार का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 10.5% से ग्रो किया है। ठीक है, तो जो आप आगे देखते हैं कि जो स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो था आपका 19-20 में 6,11,804 करोड़ करेंट रेट के अनुसार। ठीक है, करेंट रेट मतलब अगेन ये विथ करेंट प्राइस के अनुसार होगा। ठीक है, और 4,14,977 करोड़ का जो ये है आपका, वो कांस्टेंट प्राइस के अनुसार है, जो कि लिखा जा रहा है बेस ईयर के साथ, जो 2011-12 लिया गया है। वैसे ही जो 19-20 का 2019-20 का नेशनल स्टेट सॉरी नेशनल नहीं, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, वो होगा आपका जो स्टेट का है 5,62,हजार 710 करोड़ एट करेंट रेट एंड 3,77,276 करोड़ एट कांस्टेंट प्राइस। तो इसका आप याद रखेंगे। ये एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो हर साल एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में दिखाया जाता है, इसलिए इसमें पूरा डेटा ही होता है मैक्सिमम। तो उसको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम से पहले जरूर देखे जाएंगे। तो बिहार का जो पर कैपिटा GSDP है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको पर कैपिटा के अनुसार देखा जाए, मतलब GSDP को डिवाइड करना पड़ेगा बिहार के टोटल पॉपुलेशन से, तो वो निकल के आता है 50,735 इन करेंट प्राइस के रेट से, और 34,413 विथ कांस्टेंट प्राइस के रेट से। ठीक है, वैसे ही अब इसके अनुसार आप रैंकिंग देखेंगे कि जो 38 जिले हैं बिहार में, उसमें पर कैपिटा जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अनुसार देखा जाए, तो रैंकिंग में सबसे जो प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट है वो है पटना, सबसे एक नंबर पे, जहाँ पे जो पर कैपिटा GSDP है वो है 1,12,604 रुपए। वहीं उसके बाद है बेगूसराय, जहाँ पे 45,540 रुपए है। और उसके बाद है मुंगेर, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, मुंगेर है, उसका है 37,385 रुपए। वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मोस्ट इम्प्रोवाइज डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सबसे गरीब देखा जाए तो पर कैपिटा जिनकी सबसे कम है, उसमें किशनगंज सबसे एक नंबर पे आता है, जिसमें 19,313 रुपए है। अररिया 18,981 रुपए है, और शिवहर 17,569 रुपए है। तो ये रहा कुछ ओवरव्यू। ये पार्ट 1 के तौर पे आप इसको देख के चलिए, वैसे ही हम लोग करीब 11-12 पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। ओके, आइए अब थोड़ा जल्दी जल्दी फिर से बिहार के बारे में रिवाइज कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं दिखा रखा है फिर से कि एम्बलम ऑफ बिहार इज दिस, है ना। और सॉन्ग, जो स्टेट सॉन्ग है वो है मेरे भारत के कंठहार। जो स्टेट मैमल है वो है गौर, स्टेट बर्ड है वो हाउस स्पैरो है। स्टेट फ्लावर है कचनार है, स्टेट फ्रूट मैंगो, स्टेट ट्री जो है पीपल का ट्री है, और 9 डिवीजन होते हैं और 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मैं बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो गोपालगंज सिवान सारण, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कहा जाता है आपका सारण डिवीजन। उसके बाद जो ग्रीन से दिख रहा है वो है आपका तिरहुत डिवीजन। इसमें आपको दिख रहा होगा कि पूरे के पूरे 6 जिले हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। तो अभी हम इस वीडियो में
ये जो तिरहुत डिवीजन है उसको कवर कर रहे हैं, उसको याद करना है। तो जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते मिलेंगे तब तक आपको इन 6 का नाम बार-बार देखना है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जिसमें पहला है आपका ट्रिब्यूनल के बारे में। तो ट्राइब्यूनल आर्टिकल 323 ए में भी आता है और आर्टिकल 323 बी में भी आता है। तो आर्टिकल 323 ए कहता है कि ट्राइब्यूनल जो होता है वो स्टेब्लिश किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और बी वाले पार्ट में कहा जाता है कि पार्लियामेंट भी स्टेब्लिश कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है, बट वो जब जब मैटर उसके रिस्पेक्टिव क्षेत्र में हो, रिस्पेक्टिव अपने अपने फील्ड में हो, तभी वो अलग अपने अपने तरीके से वो स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है? तो सवाल ये बन सकता है कि भाई पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट स्टेब्लिश करना हो तो वो ए में आएगा कि बी में आएगा, तो गलती वहां पे होने का चांस है। तो केवल पार्लियामेंट की बात आएगी तो ए पार्ट में रहेगा 323 ए, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के बारे में जब रहेगा बात तो वो बी में आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो एक्चुअली ट्राइब्यूनल होता क्या है, तो आपने देखा होगा कि ट्राइब्यूनल और कोर्ट दो चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो मीनिंग क्या है कि ट्राइब्यूनल जो होता है वो एक माइनर कोर्ट होता है। ठीक है? वो किसी भी डिस्प्यूट के लिए बनाया जा सकता है, उसको सुलझाने के लिए बनाया जा सकता है। बट कोर्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जब भी कोई केसेस लेना होता है तो कोर्ट हमेशा खुला है आपके लिए, जबकि ट्राइब्यूनल को हम लोग सेटअप भी कर सकते हैं। इसके डिसीजन जो लिया जाता है इसमें डिसीजन ट्राइब्यूनल में, उसको अवार्ड के नाम जानते हैं, और जो कोर्ट में जो ऑर्डर पास किया जाता है उसको जजमेंट या फिर डिक्री, कन्विक्शन और एक्यूटल इसके नाम से जाना जाता है। ट्राइब्यूनल डील करता है किसी स्पेसिफिक केस के बारे में। जब भी कोई केसेस होते हैं जिसके लिए वो ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया है, अक्सर उसके लिए वो स्पेशल स्पेशल केसेस के लिए भी वो एक्चुअली बनाए जाते हैं, जबकि जो कोर्ट होता है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ केसेस के लिए भी सेटअप एक्चुअली उसमें देखे जाते हैं। ठीक है? तो सेटअप तो नहीं किया जाता एक्चुअली, कोर्ट तो हमेशा रहता है, मौजूद रहता है। पार्टी, तो ट्राइब्यूनल जो होता है ये खुद भी एक पार्टी के रूप में काम कर सकता है, जबकि कोर्ट जो होता है वो दोनों पार्टी को सुनेगा, फिर डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। अब इसमें ट्राइब्यूनल में जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक जुडिशियल मेंबर होते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी हो सकता है, जबकि कोर्ट में एक जज ही होगा जो यहाँ पे डिसीजन लेगा दोनों पक्षों को सुन करके। और ट्राइब्यूनल कोई एक कोड नहीं होता जिसको प्रोसीजर को फॉलो करे, बट कोर्ट का एक कोड होता है, कोड ऑफ प्रोसीजर होता है जिसको वो फॉलो करके चलता है। तो ये रहा कुछ डिफरेंस ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट के बारे में, मैंने सब कुछ बता दिया यहाँ पे। और ये किस आर्टिकल में आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 323 ए और बी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी। एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि अभी अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, जो तीनों कानून आए थे पास होके, इसलिए भी। तो आप देखोगे कि जो एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, बहुत सारे एक्चुअली 23 कमोडिटीज ऐसे हैं जिस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार द्वारा दिया जाता है कि हाँ उससे कम में कोई सरकार किसानों से नहीं खरीदेगी वो फसल। तो 23 ऐसे फसल हैं जिस पे ये लगाया जाता है। तो ये जो प्राइसेस है ना वो डिसाइड करने वाली जो संस्था है उसको उसी उसी का नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है संस्था। तो अ, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ सीएसीपी जो है ना एमएसपी डिसाइड कर रखा है 23 कमोडिटीज पे, जिसमें 7 है सीरियल, 5 है पल्सेस, 7 है ऑयल सीड्स एंड 4 है कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो 7 आप देख सकते हो, 7 सीरियल्स उसमें पैडी है, वीट है, मेज, सोरघुम, पर्ल मिलेट, बरले, रागी। और जो 5 पल्सेस है उसमें ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल, ये सब दाल है, आपको आपने कभी ना कभी खाया ही होगा। 7 ऑयल सीड्स जो है उसमें ग्राउंड नट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर, सैफफ्लावर और निगर सीड, ये सारे के सारे ऑयल सीड्स हैं। और जो 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स है उसमें कोपरा, एफआरपी फॉर शुगर केन, कॉटन एंड रोजूट। तो शुगर का जो एफआरपी होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एक्चुअली ये जो एफआरपी बनाया गया था वो रंगराजन कमेटी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है? सेटअप किया गया था, तब ये एफआरपी निकल के आ गया था, और इसका भी प्राइस जो है ना वो शुगर केन पे एक्चुअली दिया जाता है। इसका भी प्राइस सेटअप जो डिसाइड करता है वो सीएसीपी ही करता है। ठीक है? तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल डाल रखा है सीएसीपी के बारे में। ये इसको स्टेब्लिश किया गया था 8 जनवरी 1965 में। ठीक है? और इसके जो नोडल एजेंसी है जो इसको गवर्न करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो चेयरपर्सन है वो नीरज प्रकाश सिंह, नवीन प्रकाश सिंह है। तो ये बहुत याद रखेंगे आप, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। इसमें इसमें बात की जा रही है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, जो कि बिल तो बहुत पहले ही आ चुका है, 2018 में ही आ गया है, लेकिन अभी भी ये पास नहीं हो पाया है। एक्चुअली समझेंगे कि ये बिल एक्चुअली है क्या।
तो जब के.एस. पुट्टास्वामी केस आया था, के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपने बहुत बहुत बार इसको देखा होगा अगर जो न्यूज़ फॉलो करते आ रहे हैं। ये 2017 का एक बहुत बढ़िया डिसीजन माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट दे दिया गया था आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है ना? प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत, कब? 2017 में, और इन द केस ऑफ के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट को एक कमेटी बैठानी पड़ी कि भैया जब प्राइवेसी को आपको फंडामेंटल अधिकार बना दिया गया है, तो इस पे कुछ कानून बनाओ। तो बी.एन. श्री कृष्णा एक कमेटी बनाई गई और इसी ने जो है ना पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाया। इसी कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई ऐसे डाटा कुछ ऐसा बिल होना चाहिए। तो ये बिल अभी भी लटका हुआ है, अभी भी पास नहीं हो पाया है, तो बहुत दुख की बात है। ये पास हो जाता है तो कोई भी सरकार किसी की बातें फोन पे और किसी के भी चैट और ये सब कुछ नहीं पढ़ सकता। आपने अभी भी सुना होगा व्हाट्सएप का कहानी कि उसको उसने ऐसा कुछ जो प्राइवेसी को एक्चुअली आपके क्या मैसेज, क्या लाइक करते हो आप, कैसा पिक्चर सेंड कर रहे हो आप, वो सब देख सके, वैसा पावर कुछ लेना चाहती थी। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हाल के सिनेरियो को देखते हुए। नेक्स्ट है आपका विद्यांजलि, विद्यांजलि 2। एक्चुअली इसमें क्या कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिल करके जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, उन सबको एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या किया गया है कि जो भी इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है ना, उसमें यंग प्रोफेशनल आ जाएंगे, स्कूल एलुमिनी आ जाएंगे जो कि सीनियर से जो पास आउट हो चुके हैं और अच्छी जगह पहुंच चुके हैं, जो सर्विस में है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो अच्छे अच्छे मुकाम में पहुंच चुके हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो मिल करके एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे ताकि जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा गाइडेंस मिल पाए। और एक्चुअली आपको देखोगे कि जिसको अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, वो अच्छे से एग्ज़ाम भी निकाल लेता है और अच्छे मुकाम पे पहुँच जाता है, वो इधर-उधर नहीं भटकता। इसलिए हमारे जो बोला जाता है कि लिविंग इंडेक्स को सुधारने के लिए कंट्री के, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको अच्छा गाइडेंस मिले छात्रों को। इसलिए एक विद्यांजलि नामक एक ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो मिनिस्टर हैं, वो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, और इसके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो आईएएस हैं, जो अमित खरे हैं और अनीता खरवाल हैं, ये भी आईएएस ऑफिसर हैं। धर्मेंद्र प्रधान का नाम ज़रूर आप याद रखेंगे। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट से एक न्यूज़, जिसमें आर्टिकल 142 के बारे में बता रहा है। ये आर्टिकल 142 क्या है, मोटा-मोटी मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये है कि जब भी कोई सरकार, पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं ला पा रही है, ठीक है? जो कि मास को अफेक्ट करे, जो कि जनता के लिए हित में हो, वो लाइन नहीं ला पा रही है। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, या तो वो मेजोरिटी में पास नहीं हो पा रही हो, या फिर सरकार खुद ना फंसे इस वजह भी ना ला रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो आर्टिकल 142 का यूज करके वो फॉर द टाइम बीइंग ऐसा कानून देश में लागू कर सकता है। तो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के हाथों में। बाकी आप डिटेल से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब ये न्यूज़ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बनाया गया था 1937 में। उस समय इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। बट 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी नहीं, 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ, इसका नाम रख दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर काम करता है। तो इसको आप देख के ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। पहला न्यूज़ है अफ़गानिस्तान से, जहाँ पे अभी-अभी जो पीएम बने थे वो फिर से बदल चुके हैं, अब पीएम हो चुके हैं आपके। यहाँ पे नया नाम देखोगे आप, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। इनका फ़ोटो मैंने लगा रखा है। तो अभी जैसे वहाँ की सरकार बहुत ही अनस्टेबल है, तो ये बदलता रहेगा अभी कुछ दिन तक। तो जैसे-जैसे न्यूज़ में आता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अब पीएम बन चुके हैं यहाँ के, और ये 1996 से 2001 तक विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। आपको याद होगा कि 96 में तालिबान की स्थापना हुई। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराया गया था, उसके बाद से यूएस ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था। 2001 के बाद से अब 2021 में जा करके फिर से वो सरकार खत्म हुई और फिर से तालिबान ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तालिबान ने जब अपना कब्जा स्थापित किया तो जो पीएम बने थे, अभी-अभी ये दूसरा पीएम बदल चुके हैं, तो जिनका नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। ये बिरादर के बाद बने हैं, तो पहले बिरादर थे, अब ये अखुंद हो चुके हैं। तो आप नाम याद रखेंगे, इतना नाम याद करने का लंबा चौड़ा ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक चीज़ उठा करके याद रख सकते हैं। उसके बाद है 8 सितंबर, जो कि मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में, ठीक है? इसका जो थीम रखा गया था 2021 में, वो है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी। ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, अक्सर आप देखोगे कि कोरोना के बाद जितने भी डेज मनाए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोरोना का जिक्र होगा, क्योंकि कोरोना ने ना हर एक फील्ड में अपना इफेक्ट छोड़ा है। इसलिए लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड,
एक्चुअली कई लोगों के पास डिजिटली पढ़ने का साधन नहीं है, तो ऐसा इसमें थीम में बताया गया है कि क्यों ना हम उस चीज़ को कम करें और लोगों को ये सुविधा दें ताकि वो लोग डिजिटली पढ़ पाएँ। तो थीम याद रखना अगर ईज़ी है, बिल्कुल ईज़ी है अगर आप करंट से आप इसको रिलेट करके चलेंगे तब। तो ये जो है लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इसको मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है ना? इसको प्रोक्लेम ही किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1966 में। और ये एक्चुअली किया गया था कि टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी एज अ मैटर ऑफ डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट। यूनेस्को ने लिटरेसी डे को इसलिए रिकॉग्नाइज किया था ताकि पब्लिक उसको, जब भी इसको हर साल अगर मनाएगी 8 सितंबर को, तो उसको याद रहेगा कि हाँ, लिटरेसी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ह्यूमन राइट के लिए भी ज़रूरी है और एक इज्जत के लिए भी ज़रूरी है, ताकि आदमी अपना आप लोग देखते होंगे कि जब भी आस पड़ोस में कोई पढ़ा लिखा इंसान होता है तो अक्सर लोग उसको इज्जत देते हैं। तो इसलिए ह्यूमन डिग्निटी के लिए भी लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिम्बेक्स एक्सरसाइज। सिम्बेक्स आप नाम से ही देख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा सिंगापुर, उसके बाद इंडिया, उसके बाद है एम फॉर मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, है ना? तो दैट इज सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। मेरीटाइम जहाँ भी है मतलब समझ समझ लेंगे कि वहाँ पे नेवी इन्वॉल्व होगी। तो इसका जो 28th एडिशन है वो साउथ चाइना सी में अभी अभी इसको एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। साउथ चाइना सी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो रेड वाला है वो 9 डैश लाइन है। अक्सर इसी इलाके को चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा चाइना ही है। मतलब साउथ चाइना सी है तो इसमें चाइना का नाम आ गया है तो पूरा चाइना से रिलेटेड है। ऐसे देखोगे यार तब तो इंडियन ओशियन इंडिया के नाम से है तो इंडिया पूरा क्लेम कर ले, बट ऐसा इंडिया नहीं करती। तो चाइना इसीलिए वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सारे चाइना से चिढ़े होते हैं। तो इसी में अभी-अभी सिंगापुर ने, अब सिंगापुर मलेशिया के नीचे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिंगापुर है। सिंगापुर ने और इंडिया ने इस इलाके में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया है, ठीक है ना? इसको याद रखेंगे आप। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ये भी एक एक्सरसाइज ही है। अब ये किसके बीच है? ये क्वाड, ये नेवी है, नेवी किसके? क्वाड के। और क्वाड आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क नेशन। एक्चुअली इसमें कौन-कौन से आएंगे? तो इसमें आएंगे यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? इसमें इसके साथ इंडिया भी है। ये चारों कंट्रीज मिलके क्वाड एक बनाता है समूह, और इन्होंने मिल करके मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कराया है जो कि गुआम गुआम में कराया गया है। गुआम आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुआम में अभी अभी यूएस का कंट्रोल है। और गुआम एक आइलैंड है, ये पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। ये देखो यहाँ पे आप चाइना देखोगे, यहाँ पे आप ये आपका इंडोनेशिया है, यहाँ पे फिलीपींस है, ये सब इलाके हैं, ठीक है? यहाँ पे गुआम है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे आप तो आपको नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, नीचे बढ़ेंगे साउथ अमेरिका दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको जापान दिख रहा होगा, साउथ कोरिया भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये रहा गुआम का लोकेशन। यहीं पे एक्चुअली हो रहा है आपका मालाबार एक्सरसाइज विथ क्वाड कंट्रीज, जिसमें 4 कंट्री हैं, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इन चारों कंट्री का नाम मैं बोलूँगा कि दिमाग में एकदम घुसा लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड। कहा जाता है कि नाटो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज क्वाड हो गया है। अभी-अभी एक ब्रिक्स की मीटिंग भी हुई है। चलो ब्रिक्स की बात आ गई, यहाँ पे न्यूज़ भी ब्रिक्स से रिलेटेड है कि 13 ब्रिक्स समिट जो हुई है 2021 में, वो एक्चुअली वहाँ पे यहाँ थर्ड टाइम इंडिया में ही कंडक्ट कराया गया है, जिसको चेयर करने वाले पीएम मोदी हैं। और ये एक्चुअली ऑनलाइन ही कराया गया है कोरोना को देखते हुए। थर्ड वेव अभी भी इंडिया में भी है, ठीक है? 2012 और 2016 के बाद 2021 में ये तीसरी बार इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। तो ब्रिक्स है, बारी-बारी सारे लोग कवर करते हैं, इसको चेयर करते हैं। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी अगर इंडिया चेयर कर रहा है तो अगले साल चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, फिर ब्राज़ील करेगा, फिर रशिया करेगा। तो ऐसे करके ये सीरीज में चलता रहता है इसका चेयर। तो ये ब्रिक्स, हाँ, तो अभी भी इंडिया ने इसी में ज़िक्र किया है कि जो आपके ब्रिक्स नेशन एक्चुअली जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, क्वाड नेशंस हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि नाटो से भी इनकी इम्पोर्टेंस अब बढ़ गई है। अगर देखा जाए जियोपॉलिटिकल मैटर में, तो नाटो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है क्वाड की। तो प्लीज़ आप इसको चारों नाम याद रखेंगे। तापी पाइपलाइन, इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं बता दूं कि ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि तुर्कमेनिस्तान से होते हुए इंडिया तक को आना है, ठीक है? तो ये पाइपलाइन बहुत दिन से बनता आ रहा है। इसमें सबसे पहले आप देखोगे कि तापी का मतलब ही है कि टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान और आई फॉर इंडिया। तो ये पाइपलाइन चारों कंट्री मिलके तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक आएगी, जिसमें कुछ शेयर अफगानिस्तान को मिलेगा और पाकिस्तान को भी मिलेगा, फिर इंडिया। पर पहले जो है पाकिस्तान इसमें हिंड्रेंस बाधा डाल रही थी कि इंडिया तक ना पहुंच पाए। अब अफगानिस्तान भी स्टेबल नहीं रहा, तो प्रॉब्लम अब यहाँ से भी क्रिएट होनी शुरू हो गई है। तो एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये डेवलप किया जा रहा है गैल गैल्किनिश टापी पाइपलाइन कंपनी द्वारा।
और इसको जो फंड किया जा रहा है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एडीबी का एडीबी का हेडक्वार्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो इसको ये हेड एक्चुअली इसको पार्टिसिपेट करने में हेल्प कर रहा है, फंड करने में हेल्प कर रहा है तापी पाइपलाइन को, जो कि बिल्कुल अब बुरी तरह अफेक्टेड हो चुका है। पहले पाकिस्तान ने अफेक्ट किया था, अब अफगानिस्तान भी इसको अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे स्टेबिलिटी खत्म हो गई है। इसलिए तापी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान से यहाँ से होते हुए कैस्पियन सी माना जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो कैस्पियन सी से ये गैस निकाल करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया को पहुँचाना, ये है एक्चुअली पर्पस, ग्वादर पोर्ट से होते हुए। तो ये रहा कुछ तापी के बारे में। ठीक है, तो आज का हम कुछ सवाल देख लेते हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख के बताने हैं। और जो बीच में पूछे गए हैं सवाल, प्लीज उनको भी आप लिख के बताया करिए। ठीक है, ताकि आपको नॉलेज और भी जानने को कुछ मिलेगा। तो पहला सवाल है कि कोंकण एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। और दूसरा है कि शरद कुमार जिसको गेम किस गेम में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो गेम का नाम आपके यहाँ दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही है, और इसका कमेंट बॉक्स में आप लिख के आंसर बता सकते हैं। और प्लीज़ अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी इसके नीडी हैं, जो भी आपको लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए, उनको भी शेयर करिए। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही हम शनिवार को फिर अपना अगला वीडियो पोस्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए बिहार आईक्यू पे। ओके, ठीक है, जय हिंद।